नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में बेकाबू होते कोरोना और कोरोना पर जारी सियासत की। कोरोना की दूसरी लहर छत्तीसगढ़ पर भारी पड़ रही है। हालत यह है कि एक दिन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे और मौत के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सरकार कोरोना पर काबू करने की हर कोशिश करने का दावा कर रही है, मगर कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है और बढ़ते कोरोना के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में बुरी तरह से आ गया है। हर गुजरते दिन के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाला ये छोटा सा राज्य कोरोना के एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस के मामलों में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि मौत के मामलों में छत्तीसगढ़ का नंबर तीसरा है। 18 मार्च के बाद से तो हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। सोमवार के दिन तो कोरोना के केसेस ने नया रिकॉर्ड बना डाला। 5 अप्रैल को प्रदेश में कुल 7,302 मामले सामने आए, जबकि 44 लोगों की मौत हुई। इतने केस छत्तीसगढ़ में एक दिन में कभी भी नहीं आए। हालांकि 28 जनवरी को 6,451 मामले जरूर सामने आए थे, मगर उसके बाद कोरोना कमजोर होने लगा था। केंद्र सरकार भी छत्तीसगढ़ में फूटे कोरोना बम को लेकर चिंतित है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से हमारे चिंता का विषय इसलिए है कि छोटा राज्य है, आबादी भी कम है। उसके बावजूद देश के कुल कोविड केसेस का 6% और देश की कुल मृत्यु का 3% छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट किया जा रहा है। जब पहला चरण इस इन्फेक्शन का हमने देश में देखा था, उस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं। मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को लेकर चिंतित है, तो इधर छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना को लेकर लगातार सियासत जारी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बेकाबू होते कोरोना के लिए राज्य की बघेल सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। रमन सिंह ने कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सफाई दी है। बघेल सरकार में मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोरोना से जंग लड़ने में सरकार पूरी ताकत लगा रही है और कोरोना पूरे देश में फैल रहा है। कितने वेंटिलेटर खरीदे मुख्यमंत्री जी, कितने आईसीयू के बेड बढ़ाए मुख्यमंत्री जी, कितने गैस सिलेंडर की व्यवस्था की। आज पूरा छत्तीसगढ़ त्राही त्राही कर रहा है। राजनांदगांव जैसी जगह में 1200 केस, दुर्ग में 1500 केस, शमशान में जलाने की जगह नहीं, मर्चरी में बॉडी रखने की जगह नहीं है। मगर अजीब सरकार, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यदि कहीं किसी हिंदुस्तान में देखा जा सकता है तो छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है। जिले में जिस प्रकार से सिचुएशन रहेगा, उसको दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन निर्णय ले सकती है कि कहाँ पर लॉकडाउन करने की आवश्यकता है, कहाँ पर कंटेनमेंट जोन घोषित करने की आवश्यकता है, कितने बजे से कितने बजे तक मार्केट खुले रहेंगी और किस प्रकार की लिबर्टीज देना है और कहाँ पर सख्ती बरतना है। अब सवाल ये है, इतनी कम आबादी वाले प्रदेश में कोरोना की इस बेकाबू रफ्तार की वजह क्या है? सवाल ये है, बढ़ते कोरोना पर कैसे लगाम लगाई जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये, अगर केसेस यूं ही बढ़ते रहे तो क्या प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं इस चुनौती से निपटने के काबिल हैं? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो सवाल बहुत सारे हैं और सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात है, जो सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाती है, वो ये कि अब धीरे धीरे मामले बढ़ते बढ़ते 3,000, 4,000 प्रतिदिन से सीधा 7,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। एक ऐसा प्रदेश जहां की आबादी अभी 3 करोड़ भी नहीं है, वो प्रदेश अब बड़े बड़े प्रदेशों को कोरोना के केस के मामलों में टक्कर दे रहा है। महाराष्ट्र के बाद कल सबसे ज्यादा मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए थे। कुल केसेस में
तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ बना हुआ है। जैसा आपने सुना, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा कि कुल टोटल केसेस में 6% और कुल जो मौतें हुई हैं उसमें 3% छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट हो रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आरपी सिंह जी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। आरपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, सर इससे ज्यादा चिंताजनक हालात और क्या होंगे कि 3 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 7300 मामले अब रोज निकलने लगे हैं, 44 मौतें हो रही हैं। सर ये आंकड़े तो डराते हैं। देखिए, आंकड़े थोड़े कम डराते हैं, भाजपा के लोग ज्यादा डराते हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं, उनकी कोई आवश्यकता पार्टी को है नहीं, ऐसा व्यक्ति भी टीवी कैमरों के सामने झूठ बोलता है, मुझे ऐसा कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्होंने कहा कि नांदगांव में 1200 मामले, ये मेरे पास कल की अपना रिपोर्ट है, सीट में पढ़ देता हूं। नांदगांव में कल मिले हैं केस 893, डॉक्टर साहब बता रहे थे 1200। आप ही की बाइट में उन्होंने बताया दुर्ग में 1500 मामले, दुर्ग में मामले हैं 1100। तो जितनी भयावह स्थिति है नहीं, उससे ज्यादा भयावह बनाकर लोगों को डराने का कोई काम कर रहा है तो भाजपा के नेता। वो ऐसा लगता है कि 15 साल की सत्ता छीन जाने का बदला प्रदेश की जनता से लेना चाहते हैं। भाई ऐसा मत कीजिए, ये राज्य आपका भी और आप भी यही रहते हैं। दूसरी बात, कोविड संक्रमित मरीजों का मिलना, उसका सीधा संबंध होता है टेस्टिंग से। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की चुनौती देता हूं, यहां से लेकर दिल्ली तक, एक राज्य बता दीजिए जिसकी आबादी 2 करोड़ 90 लाख हो और वहां पर 60 लाख टेस्ट हो चुके हों। पर डे की टेस्टिंग हमारी 40,000 है और सिर्फ 2 अप्रैल का फिगर बताता हूं, 3,26,000 लोगों का टीकाकरण हमने एक दिन में किया है। मुझे भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां पर इतने टीके लग रहे हो और जहां इतने टेस्ट हो रहे हो। नहीं आरपी सिंह जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जायज है। कल जो 7,300 मामले सामने आए उसमें करीब 40,000 टेस्टिंग हुई थी। फिर क्या वजह है कि ठीक उससे एक दिन पहले 4 अप्रैल को मात्र 26,000 की टेस्टिंग हुई थी? सर ये आंकड़ा भी आपके पास होगा। देखिए, जिस दिन टेस्टिंग कम होती है उस दिन संक्रमित लोग कम मिलते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए, गुजरात के आंकड़े क्या है आपके मालूम है? नहीं मालूम है। उत्तर प्रदेश में कितने टेस्ट होते हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम है। मध्य प्रदेश में कितने टेस्ट होते हैं? उत्तर प्रदेश टेस्टिंग के मामले में देश में नंबर 1 है सर। अरे हम बता रहे हैं ना, आपको सुनिए ना, योगी जी तो हर मामले में नंबर है। वो एक लाइव फीड में एक पत्रकार को आशीर्वाद दे रहे थे, उस मामले में भी नंबर है भाई। हम तो ये चाहते हैं कि हम जिस तरीके से ईमानदारी पूर्वक रोज रात को 8 से 9 के बीच में एक डाटा सार्वजनिक कर देते हैं। क्या गुजरात में ऐसा डाटा सार्वजनिक होता है? क्या मध्य प्रदेश में ऐसा होता है? तो आप टेस्टिंग करेंगे नहीं, जब टेस्टिंग करेंगे नहीं संक्रमण आएगा नहीं। बंगाल में मोदी जी देखिए कितनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बंगाल में कितने टेस्ट हो रहे हैं। उसके पहले आपने बिहार में देखा होगा रैली करते, वहां कितने टेस्ट हो रहे हैं। गुजरात का एक वीडियो मैंने आज देखा है जहां पर मजदूर जमीन पर मरे पड़े हुए हैं, बिस्तर नहीं मिला अस्पताल में, मजदूर मरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो कहते हैं वो तय कर ले कि पहले उनकी पार्टी की लाइन है, क्योंकि खुद की लाइन है। क्योंकि एक समाचार चैनल जो अपने आप को सबसे तेज चैनल कहता है, उसने शाम को 4:23 पर इस देश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी का वक्तव्य को दिखाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना के संक्रमण के लिए जिम्मेदार है तो इस देश के नागरिक, क्योंकि उन्हें पता है कि बचाव के तरीके क्या हैं। इसके बावजूद लोगों में लापरवाही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वैक्सीन आ गई है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तो कोरोना से डरना पड़ेगा, बचाव के जो तरीके उसको अपनाने पड़ेंगे, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। मैं आरपी सिंह जी लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन चूंकि हम दर्शकों को सही जानकारी पहुंचे इसकी भी जिम्मेदारी लेते हैं और ये भी हम पहुंचाते हैं। तो देश में अगर आप देखें आबादी कम या ज्यादा वो छोड़ दीजिए, अगर आप ये देखें कि देश के वो कौन से 3 प्रदेश हैं जहां सबसे ज्यादा टेस्टिंग अभी तक हुई है, तो उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश जहां करीब 3.5 करोड़ से ऊपर टेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद बिहार जहां करीब 2.5 करोड़ के आसपास टेस्टिंग हो चुकी है और कर्नाटक जहां करीब 2.25 करोड़ के आसपास टेस्टिंग हो चुकी है। ये 3 टॉप राज्य हैं जहां टेस्टिंग सबसे ज्यादा अब तक हुई है। हालांकि यह बात भी सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य आबादी के लिहाज से बहुत ऊपर हैं छत्तीसगढ़ से। मैं अब संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं, और संजय जी मेरा आपसे पहला सवाल यही है सर, 7,300 मामले वाकई बहुत ज्यादा हैं। सुझाव देने की बजाय यदि आप सरकार को कोसेंगे तो उससे आंकड़े कम हो जाएंगे क्या? आसिफ जी, आपने बहुत सवाल किया है कि सुझाव देना बेहतर होगा बनिस्बत है कि सरकार को कोसने की बजाय। लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो आपके चैनल में अभी बैठे हैं, उनकी शुरुआत कहां से हुई, उनका पूरा वक्तव्य
कहीं भी 1% ये लगातार की जिम्मेदारी के साथ में वो बातचीत कर रहे हैं क्या? डॉक्टर रमन सिंह यदि क्वेश्चन पूछते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है 15 साल, तो शर्मिंदगी की बात करते हैं। अर्थात वो सवाल करने वाला व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करे, लेकिन ये सरकार बेशर्मी के साथ में, जो सितंबर में पीक था उसका डबल यदि 7300 कोरोना आ जाता है, तो ये सरकार को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। ये आरोप नहीं, ये हमारा काम नहीं है कि हम केवल हम सही सुझाव दें और ये बेशर्मी का चादर उड़कर हम पर आक्रमण करे। यदि गलती है, इस सरकार को स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। हम तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, अभी आंकड़े आपने ध्वस्त कर दिए इनको। यहां कितना हो रहा है, यूपी में कितना हो रहा है, गुजरात में आपने बता दिया कि कहां सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। और आपने ये भी कहा, ठीक कहा, कि वो राज्य बड़े हैं। यही तो हम कह रहे हैं, हमारी चिंता है कि महाराष्ट्र तो बड़ा है, गुजरात बड़ा है, यूपी बड़ा है, वहां संक्रमण कम है। यहां तो 2.5-3 करोड़ की जनता में 7300। महाराष्ट्र और रायपुर में 100 में से 20 केसेस जो है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। और WHO की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यदि 100 में से 5 व्यक्ति संक्रमित हो जाते हैं, अर्थात उस क्षेत्र से जो महामारी है वो नियंत्रण से बाहर, ये परिभाषा लिखी जाती है। लेकिन बावजूद इसके सरकार की कहीं भी कोई गंभीरता नहीं, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने। देखिए, आपको याद होगा आसिफ जी, पहली बार हम मार्च में 20 में मार्च अप्रैल में हम बहुत बेहतर स्थिति में थे, हमें भी अच्छा लग रहा था। ठीक है, राजनीति होती अलग विषय है। ये इनके निकम्मेपन के कारण ही, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास के कारण आज ये स्थिति निर्मित हो गई। हम कि सितंबर में 3500-4000 तक गए थे, लेकिन आज मार्च और अप्रैल के अंदर में हम 7300 के आंकड़े को पार कर गए हैं। लेकिन इनके चेहरों पर शिकन नहीं है, लोग मर रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, इनकी कैबिनेट तक नहीं हुई। सर, असम से मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन अभी तक कैबिनेट नहीं हुई है कि हमारा अगला एक्शन क्या होना चाहिए। बड़ी बेशर्मी से आरोप प्रत्यारोप, तमाम प्रकार के आंकड़े, गलत आंकड़े प्रस्तुत करके, मुझे लगता है कि अब भी विपक्ष तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। और आज हमने अपनी कार्ययोजना को प्रारंभ कर दिया है कि हमने समाज के लोगों से, सार्वजनिक लोगों से बातचीत करके, वहां पर भवन लेके, हमने बेड्स लेके, हमने कामों को प्रारंभ किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। सरकार आगे हाथ बढ़ाएगी, 2 कदम आगे बढ़ाएगी, हम 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश की जनता का जो सेहत है, जो स्वास्थ्य है, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आंकड़ों के आधार पर बदजुबानी करना इस सरकार को बंद करना पड़ेगा। मैं संजय जी लौट रहा हूं आपके पास। सर, सीधा आरपी सिंह जी, 7300 को भाग करिए, 40,000 से गुणा करिए, 100 से प्रतिशत आता है 18.25। ये पॉजिटिविटी रेट है सर कल का। WHO अगर 6% को भी गंभीर मानता है, ये तो बहुत बड़ी स्थिति है छत्तीसगढ़ के लिए। और दूसरी बात, 28 जनवरी को सर 6451 मामले सामने आए थे। फरवरी बीच में फिर भी ठीक था, लग रहा था कोरोना पर हम काबू पा रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मार्च के बाद अप्रैल इतना भारी पड़ रहा है कि हम 18.25 की पॉजिटिविटी रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं? पूरे देश में जितने मरीज मिल रहे हैं उसका मात्र 6% यहाँ है, तो बाकी 94% मरीज जो है वो किन राज्यों के हैं? संजय ये को नहीं बताते हैं। मैंने कहा ना कि रमन सिंह ने झूठे आंकड़े आपके सामने। सर एक मिनट संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीच मत बोलिए। रमन सिंह आपके कैमरे पे झूठ बोलते हुए पकड़े गए, मैंने आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, उस पर उनका वक्तव्य नहीं आया। इसके बाद देखिए संजय जी, एक मिनट। संजय जी सुनिए, आपने बोला, उन्होंने सुना, आप नोट कर लीजिए सर। मैं आता हूं आपके पास। संजय जी प्लीज 1 मिनट। आरपी सिंह जी बोलिए। संजय जी का दर्द बहुत ज्यादा है, 15 साल की सत्ता गई है ना, वो छटपटा रहे। समझ गए। सारी भाजपा की यही स्थिति है, कमीशन खोरी का कोरोना दिमाग में घुस गया है। हाय कमीशन, हाय कमीशन, हाय दलाली, हाय पैसा, हाय भ्रष्टाचार। मेरे मित्र, नहीं, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी। संजय जी 1 मिनट आप सुनिए, मैं आता हूं आपके पास। सर आरपी सिंह सर आप संजय जी पर निशाना साधने की बजाय सरकार क्या कर रही है सर वो बताइए, डिबेट अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी। संजय जी सुनिए, आप अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे बड़े सभ्य आचरण की उम्मीद करता हूं। आप मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे आप पहले सुनिए। देश की चिंता अगर आपको होती तो नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम नहीं होता। मैं फिर आंकड़ों पर आता हूं। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं, ऐसा भाजपा शासित एक भी राज्य जिसकी आबादी 2.9 करोड़ हो, वो 40,000 टेस्ट करता हो, 60 लाख उसके यहाँ टेस्ट हो चुके हों और एक दिन में 3.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगा देता हो, मुझे बता दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा हमारी गलती है। मैंने कहा हम कल यदि 10,000 टेस्ट करना शुरू करेंगे तो ये आंकड़े घट के कहां चले जाएंगे? सोचिए आप, हम 40,000 टेस्ट कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं एक दिन में इससे भी ज्यादा कर सके। हमें बढ़ते हुए आंकड़े डराते नहीं है, हमें डर इस बात का लगता है कि एक भी आदमी बिना टेस्ट के हुए छूटे मत, एक भी आदमी बिना वैक्सीन लगाए छूटे मत। हमारे यहाँ देखिए
टीके पर एकमात्र अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। आप चाह के भी खरीद नहीं सकते। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए अब टीके कम बचे हैं। कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की, आज उनकी मीटिंग हुई, हमने टीका मांगा और केंद्र ने क्या भेजा? टीम को चाटे। टीम का क्या करे भाई? हमको टीके दीजिए, हमारी क्षमता है। हम एक दिन में 3.25 लाख को लगा रहे हैं, आप दे दीजिए, हम एक दिन में 6 लाख लोगों को लगा के देख रहे हैं। देखिए, आप चाहते नहीं है। आपका मूल मंत्र क्या है कि गैर भाजपा शासित राज्यों का परेशान कीजिए, वहां बीमारी फैले। हम 2 मांग कर रहे हैं साहब। पहली बात तो जो पत्रकार साथी हैं उनको टीकाकरण की अनुमति दीजिए। सबसे ज्यादा खतरा उनको रहता है, वो दिन भर घूमते रहते पब्लिक के बीच में, आप उसकी अनुमति नहीं देते हैं। दूसरा हमने कहा है कि 45 साल के बंधन को हटा दीजिए, टीकाकरण सबका हो। देखिए आसिफ भाई, आखिर इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? अगर वैक्सीन हमारे देश में है, सबको मिलनी चाहिए, लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? हबीबुर रहमान की बाजार पर जाते हैं फूल चढ़ाने और वैक्सीन लेके जाते हैं कहां पर? बांग्लादेश। फिर जाते हैं पाकिस्तान भेज देते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, लव लेटर, उसमें 5 बार एक्सीलेंसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बांग्लादेश से प्यार है, आपको पाकिस्तान से प्यार है, इस देश की जनता से प्यार नहीं है। ठीक, मैं आरपी सिंह जी आंकड़ों पर ही आ रहा हूं सर। अब वो लेटर और वो लव लेटर उस पर नहीं जा रहा मैं, उस पर फिर मेरी छत्तीसगढ़ की डिबेट चली जाएगी सर आप मुझे एक बार जरा आंकड़ा क्लियर कराइए। अब तक छत्तीसगढ़ में, अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो मुझे बताइए, करीब 60 लाख की टेस्टिंग हो चुकी है सर। क्या ये आंकड़ा ठीक है? 60 लाख की टेस्टिंग सही, बिल्कुल सही। ठीक, तो उसमें आपने एक सवाल पूछा कि क्या ऐसा कोई राज्य जो 2.9 करोड़ की आबादी के साथ खड़ा हो और छत्तीसगढ़ से ज्यादा टेस्टिंग हो? हरियाणा में आपकी सरकार नहीं है सर। हरियाणा की आबादी करीब आपके बराबर है, 2.89 करोड़, और वहां 64 लाख के आसपास टेस्टिंग हो चुकी है, आपसे 4 लाख ज्यादा। मैं सर आंकड़ों के जरिए आपको कमतर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या मैं आपकी बात काटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि टेस्टिंग आप जरूर अच्छी कर रहे हैं सर। और ये भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस प्रदेश की आबादी आपसे 3 गुना कम है, मध्य प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां टेस्टिंग आपकी ज्यादा है और यह अच्छी बात है। लेकिन आरपी सिंह जी, मेरा सवाल यह है आपसे, टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, केसेस निकल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो यह हमारी उपलब्धि है। टेस्टिंग बढ़े, केसेस कम हो, यह उपलब्धि होनी चाहिए सर। देखिए, एक सिचुएशन पॉइंट आएगा जहां पर टेस्ट बढ़ते जाएंगे और केसेस कम होते जाएंगे। ये सिचुएशन भी आने में मुझे लगता है कम से कम 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा। उसके बाद ये स्थितियां आ जाएंगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकर बैठक की है और उसमें आइसोलेशन सेंटर कैसे बढ़ाया जाए, बेड कैसे बढ़ाया जाए, उस पर बहुत अपना चर्चा हुई है। अब भूपेश बघेल जी और मोदी जी में अंतर यही है कि भूपेश बघेल जी काम करने के बाद बताते हैं, मोदी जी बिना कुछ किए बताते हैं। तो हम बड़ा इसको लेकर गंभीर है। हमने कहा ना, हम आंकड़े छुपाना चाहते हैं तो हम नहीं छुपाएंगे। हम रोज रात को 8 से 9 के बीच में सार्वजनिक करते हैं आंकड़े। मकसद क्या है कि जनता को सच पता होना चाहिए कि वास्तविक स्थितियां क्या है। हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि 6 बजे के बाद आप मत निकलिए। आज के बाद हमारी सर्विलांस टीमें घूमना शुरू होगी आज शाम से, कि कहीं भी सड़क पर कोई आदमी आता जाता दिखाई देगा तो वो आपको टेस्ट करेगा। देखिए, मैं अपनी बात कहता हूं, मैं आसाम में था, आसाम से मैं लौट के 10 दिन बाद, मैं लौटने के बाद अपने घर नहीं आया। मैं शाम को 8:50 पर उतर के फ्लाइट से सीधे अस्पताल गया, वहां जाके मैंने अपना टेस्ट करवाया और जब मैं नेगेटिव हो गया उसके बाद मैं घर आया। तो इतनी सावधानी का परिचय हर व्यक्ति को देना पड़ेगा, क्योंकि समाज आपका है, परिवार आपका है और जिंदगी भी आपकी है। आप सुरक्षित रहेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। मैं लौट रहा हूं उस पर आपके पास आरपी सिंह जी। संजय श्रीवास्तव जी, एक सवाल उस दिन उठा था जब दुर्ग और रायपुर दोनों जिले एक दूसरे को कोविड पॉजिटिव केसेस के मामलों में टक्कर दे रहे हैं। दुर्ग के कलेक्टर यह तय करते हैं कि 9 दिन का लॉकडाउन आज से लागू हो चुका है, लेकिन रायपुर में अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। दुर्ग में लॉकडाउन हो सकता है, रायपुर में क्यों नहीं? और अगर लॉकडाउन समाधान नहीं है तो फिर दुर्ग में लॉकडाउन क्यों? बिल्कुल सही कासिफ जी, यही सवाल तो प्रदेश की जनता और रायपुर शहर की जनता पूछ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं आता हूं आरपी सिंह जी आपके पास, एक बार आपत्ति सुन लीजिए संजय जी की। जी, मुझे ऐसा लगता है ये पूरी सरकार वैचारिक रूप से संक्रमित हो गई है। लोग तो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, ये वैचारिक रूप से संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए इनका दिल और दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। देखिए, ऐसा है, ये सरकार केवल कोरोना से परेशान नहीं है, ये सरकार केवल विकास कार्यों के पैसे से परेशान नहीं है, ये सरकार आपसी अंतर्द्वंद और लड़ाई से भी परेशान है। पूरी कैबिनेट के अंदर इसी को बोलते हैं संक्रमण। इसमें होता यह है आसिफ जी कि पूरे प्रदेश, सभी प्रदेशों के अंदर में कैबिनेट होती है, कैबिनेट में एक स्वास्थ्य मंत्री होता है। एक स्वास्थ्य मंत्री चिंता करता है पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कि वो क्या करना है। दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि वो स्वास्थ्य मंत्री यहां पर नंबर 2 है और ये लड़ाई पहले और दूसरे की चल रही है, आपको भी मालूम है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को तय करता है, समीक्षा करके करता है पूरे प्रदेश से कि कहां लॉकडाउन होने की स्थिति निर्मित हो रही है।
लेकिन मुख्यमंत्री जी उनके आदेशों को खारिज करके कहते हैं कि नहीं, स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य अमला नहीं करेगा, अब कलेक्टर निर्णय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। और इसीलिए कलेक्टर अलग अलग निर्णय कर रहे हैं। संजय जी, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, आप भी चाहते होंगे इसका जवाब जरूर मिले। 30 सेकंड आरपी सिंह जी मैं आपको दे पाऊंगा। और सर ये बताइए कि रायपुर में लॉकडाउन नहीं, दुर्ग में क्यों? और अगर लॉकडाउन समाधान नहीं तो फिर दुर्ग में क्यों? देखिए, आज रायपुर कलेक्टर ने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है जिसमें कोविड को लेकर हर संभावना पर चर्चा की गई। दूसरी बात, आबादी के हिसाब से आपको पता है कि रायपुर यहाँ की राजधानी, सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा शहर है। दुर्ग हमसे छोटा शहर है, तो दुर्ग में जो फिगर्स हैं वो जिस दिन यहाँ मैच कर जाएंगे निश्चित रूप से यहाँ भी लॉकडाउन लग जाएगा। ठीक, लेकिन लॉकडाउन लगाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। ये तर्क सर कुछ लोगों के समझ में इसलिए नहीं आएगा कि जब आबादी ज्यादा है तो संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा या कम होगा। बाकी कलेक्टरों पर आपने जिम्मेदारी डाली है, कलेक्टर अपने हिसाब से चीजें देख रहे हैं। कुल मिला के यही है सर कि आंकड़े कम होने चाहिए कैसे भी। बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। आरपी सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।